हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन। जिसने भी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में ये लिया है सब्जेक्ट, उनके लिए वीडियो ये होने वाली है। दोस्तों, ये सब्जेक्ट आपके लिए अभी नया है। इसको अभी अभी नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसको लाया गया है। तो जैसे ही आपको नाम से पता चल रहा है फाइनेंस फॉर एवरीवन, तो इसमें हम पढ़ने वाले फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका पहले कंटेंट बता देता हूँ कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पहली यूनिट में 3 लेसन्स हैं। तो अब हम एक एक करके सारे लेसन्स को पढ़ेंगे। तो अब हम देखिए लेसन 1 में क्या बता रखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। तो इस वीडियो में हम लेसन 1 को कंप्लीट करेंगे, फिर अगली वीडियो में लेसन 2, फिर अगली वीडियो में लेसन 3। एक एक करके मैं इसके सारे पार्ट लाता रहूँगा। और आप इसको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसकी प्लेलिस्ट आपको इस चैनल में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा इसकी लिंक। अब हमारा पहला लेसन है इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला है आप इसका ऑब्जेक्टिव जानेंगे, फिर आप इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन इसके बारे में जानेंगे, फिर आप जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, और फिर आप इसकी डेफिनेशन को जानेंगे, फिर आप इसकी इंपॉर्टेंस को जानेंगे, फिर आप स्कोप के बारे में पढ़ेंगे कि हम इसको पढ़ने के बाद हमारे फ्यूचर में क्या क्या स्कोप्स हैं। फिर आप फाइनेंशियल लिटरेसी के प्री रिक्विजिट्स को जानेंगे, जैसे कि लेवल ऑफ एजुकेशन, न्यूमेरिकल्स एंड कम्युनिकेशन एबिलिटी। तो ये सब हम पहले लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला ये है कि आप जान जाएंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस एंड द फाइनेंशियल लिटरेसी। मतलब आप फाइनेंस का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे और आप फिर जान जाएंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है और हमारे लिए कितना ज़्यादा जरूरी होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ जाएंगे कि फाइनेंशियल नॉलेज हमारे लिए कितनी ज़्यादा जरूरी है। तीसरा आप ये जान जाएंगे कि हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए फाइनेंशियल लिटरेट होने के लिए। चौथा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में आप जान जाएंगे और वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं आप उनके बारे में भी अच्छे से समझ जाएंगे। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन कि आखिर ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी है ये आखिर है क्या। तो दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी का गोल है कि आप लोगों को कुछ ऐसे फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट सिखाए जाए जिनसे की मदद से आप अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा बेहतर कर सकें। आप अपनी लाइफ को जब भी बेस्ट बना पाएंगे जब आपके पास पैसा होगा। तो आपके पास पैसे को आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे यूज़ करना है, तो आप सब इन सब के बारे में आपको कौन बताएगा, फाइनेंशियल लिटरेसी बताएगी। तो आपको इसका गोल ही मेन ये है कि आपको सब के बारे में, फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में या उसके रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, इंस्टीट्यूट है या जितनी भी पैसों से जुड़े मामले हैं उसके बारे में आपको अवेयर कराया जाए। दोस्तों, हाल के दशकों में जो फाइनेंशियल गुड्स है और सर्विसेज है उनका बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ है। दोस्तों, जो भारत की जो पिछली पीढ़ी थी, यानी जो हमारे जो पिता हैं या फिर हमारे जो माता पिता हैं, उनकी जो पीढ़ी थी, जनरेशन थी, उन्होंने मोस्टली जो अपना पेमेंट किया होगा वो कैश में किया होगा, है ना। आपको सभी को पता है पिछले जो टाइम पे क्या पेटीएम नहीं होता था, है ना। जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन थी वो नहीं हुआ करती थी। तो मोस्टली लोग अपना जो पेमेंट करते थे, है ना, कुछ भी चीज़ खरीदते थे तो कैश में खरीदते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब देखिए अब सब आ गया है, क्रेडिट कार्ड आ गया, डेबिट कार्ड आ गया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन आ गई, है ना। हम अपने फ़ोन से किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब इसका काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम पे यूज़ होने लग रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में जितने भी लोग जो अपने मोबाइल का जो यूज़ करते हैं, मतलब मोबाइल से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो लॉन्ग टाइम में इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। उनके साथ फ्रॉड हो सकता है। कोई भी कॉल करके पूछेगा भाई साहब अपना OTP बताइए, ये बताइए। अगर वो बता देता है तो उसके साथ क्या फ्रॉड हो सकता है। तो इसी को देखते हुए जो उसको क्या नुकसान हो सकता है आगे जाके, तो इसलिए उसका क्या होना जरूरी है, उसको फाइनेंशियली लिटरेट होना जरूरी है उसका आज के टाइम पर। अगर उसको यही नहीं पता होगा कि हमें क्या बताना है, क्या नहीं बताना, कैसे पैसों का यूज़ करना है, कैसे ट्रांजेक्शन करी जाती है ना, तो उसको क्या, अगर ये सब चीज़ें पता होगी तो वो फायदे में रहेगा और नहीं पता होंगी तो नुकसान उठाएगा। तो फ्यूचर में कोई भी आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए आपको फाइनेंशियली लिटरेट होना जरूरी है, और उसको लिटरेट होने के लिए आपको ये फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ना जरूरी है। अब हम देखते हैं इसका मीनिंग और डेफिनेशन। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अपने धन को आप कैसे सही ढंग से उपयोग कर सकते हैं, उसी को समझने को आप फाइनेंशियल लिटरेसी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो अब अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस क्या लिख करेंगे, तो आप ये लिख करेंगे, फाइनेंशियल लिटरेसी इज डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड बिहेवियर नेसेसरी टू मेक साउंड फाइनेंशियल डिसीजन एंड अल्टीमेटली अचीव इंडिविजुअल फाइनेंशियल वेलबींग। मतलब जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो क्या है, वो कॉम्बिनेशन है किसका, फाइनेंशियल अवेयरनेस का, नॉलेज का, स्किल का, एटीट्यूड का और बिहेवियर का, जो जरूरी है यानी नेसेसरी है किस लिए, फाइनेंशियल डिसीजन के लिए, कि आप भविष्य में कौन कौन से पैसों से जुड़े हुए मामलों में डिसीजन ले पाएंगे कि ये सही है और ये गलत है। तो ये का इस सब का क्या कॉम्बिनेशन है फाइनेंशियल लिटरेसी। और ये आपको किस में हेल्प करेगी, फाइनेंशियली स्टेबल रहने में।
और दोस्तों आप ये देख सकते हैं जो लिखा हुआ है OECD, तो ये किसने स्टेटमेंट दी है? ये OECD ने दिया है। इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। अब दोस्तों कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हम फाइनेंशियल लिटरेसी की जगह यूज कर सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल अवेयरनेस और फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस। इन सब का मतलब सेम है लगभग। अब देखिए जो फाइनेंशियल एजुकेशन है उसका मतलब थोड़ा सा अलग है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो कंज्यूमर होता है या कोई भी इन्वेस्टर होता है वो अपनी क्या अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है। किसको लेके? फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को, कॉन्सेप्ट को और रिस्क को लेकर। तो फाइनेंशियल एजुकेशन आपकी स्किल को बढ़ाता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, जिससे कि आप क्या रिस्क टेकिंग ले सके, मतलब आप अपनी लाइफ में क्या रिस्क ले सके पैसों के मामले में। जैसे कि आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट में क्या लेते हैं, सब रिस्क ही तो लेते हैं। तो उस रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं, उसकी मदद से आप क्या फाइनेंशियल एजुकेशन की मदद से आप इस रिस्क को कम कर सकते हैं और अपने लिए क्या अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं और पैसे कमाने की। फाइनेंशियल एजुकेशन की मदद से आप समझ जाते हैं कि कहाँ पे आपको रिस्क लेना है, कहाँ पे आपको रिस्क नहीं लेना है। तो ये आपको क्या है, आपकी स्किल को अच्छे से इम्प्रूव कर देती है। अब फाइनेंशियल लिटरेसी को एक तरीके से और डिफाइन किया गया है, किसके द्वारा? नेशनल फाइनेंशियल एजुकेटर काउंसिल के द्वारा। तो उन्होंने क्या कहा है? possessing the skills and knowledge on financial matter to confidently take effective action that best fulfills an individual's personal, family and global community goals। इसका मतलब साफ साफ ये है कि एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें आप अपनी स्किल को, नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं किसी भी फाइनेंशियल मैटर को लेके, और इससे आप क्या हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। फिर इससे आप क्या है कि इफेक्टिव एक्शन ले सकते हैं किसी भी पर्सनल की, इंडिविजुअल की या फैमिली की या किसी भी कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर ले में। ठीक है। अब देखिए फाइनेंशियली लिटरेट होने का मतलब, अगर कोई भी फाइनेंशियली लिटरेट है तो वो किसी भी पर्सन की कितना जो भी फाइनेंस है उसको मैनेज कर सकता है। जैसे कि वो कहाँ से कमा सकता है, कैसे स्पेंड कर सकता है, कैसे वो मनी को सेव कर सकता है, कैसे वो मनी को इन्वेस्ट कर सकता है और किससे वो मनी बोरो कर सकता है, किससे लोन ले सकता है। तो कोई भी अगर फाइनेंशियली लिटरेट है तो उसे ये सब चीजें पता होती है और किसी भी बंदे का क्या फाइनेंस को मैनेज कर सकता है। और देखिए इसमें ये सब चीजें भी शामिल है, जैसे कि पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, और सक्सेशन प्लानिंग, चूजिंग इन्वेस्टमेंट एंड टैक्स प्रिपरेशन आर ऑल इंक्लूडेड। मतलब अगर कोई भी बंदा फाइनेंशियली लिटरेट है तो उसको ये सब चीजें के बारे में भी पता होगा कि हमें कैसे पैसों को मैनेज करना है, कैसे प्लानिंग करनी है ना, कैसे कैसे पैसों को इन्वेस्ट करना है और कैसे कैसे टैक्स को चुकाना है या टैक्स को है ना बढ़ाना है, मतलब सब उसको नॉलेज होगी। अब देखिए जैसे कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट को लेके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके, बजटिंग को लेके, तो ये लोगों को हेल्प कर सकते हैं उनकी नॉलेज को बढ़ाने में है ना, फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने में ये छोटे छोटे कोर्सेज हेल्प कर सकते हैं। अब देखिए किसी को अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ानी है तो वो क्या कर सकता है, वो ब्लॉग्स पढ़ सकता है, बुक्स पढ़ सकता है ना, या फिर ऐसा वर्क कर सकते हैं जो इंटर्न काम करते हैं, किसी भी फाइनेंशियल जो फार्म होती है उसमें इंटर्न काम कर सकते हैं, उससे आपको नॉलेज मिलेगी। या फिर कोई भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट है आप उससे बात कर सकते हैं, उससे भी आपको क्या जो फाइनेंशियल नॉलेज ही मिलेगी, आपकी स्किल डेवलप होगी है ना बात करने से। अब देखिए जो फाइनेंशियल लिटरेसी होती है वो आपके फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल बनाए रखती है और आपको भविष्य में कोई भी अगर आप गलत फाइनेंशियल डिसीजन ले लेते हैं तो उसको लेने से रोकती है। अब देखिए आपको अपनी जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसको डेवलप करना है तो आपको कुछ मेजर्स करने होंगे, जैसे कि क्या क्या, जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग हाउ टू मेक अ बजट, आपको सीखना पड़ेगा कि एक बजट कैसे बनाया जाता है, आप किस किस चीजों के लिए आप मनी को स्पेंड कर रहे हैं आपको उस पर नजर रखनी होगी, आपका जितना भी कर्ज है उसको चुकाना होगा और आपको क्या रिटायरमेंट प्लानिंग करनी होगी कि आपको अपने पैसों को कैसे प्लान करके मतलब आगे कैसे कैसे खर्च करना है ताकि अंत में आपके पास क्या फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बनी रहे। आपको कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कोई भी बुक हो गया, ब्लॉग्स हो गया, जो आपको सिखाएंगे कि हाउ मनी फंक्शन, कि पैसा काम कैसे करता है ना, और आपको समझना पड़ेगा कि उसको हम स्टेबल कैसे कर सकते हैं है ना, और अपने फाइनेंशियल जो गोल्स हैं उनको कैसे अचीव कर सकते हैं। अब देखिए जो फाइनेंशियल एजुकेशन है और फाइनेंशियल लिटरेसी है ये आपस में रिलेट करते हैं लेकिन ये सेम नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो फाइनेंशियल एजुकेशन है ये एक प्रोसेस है जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को डेवलप करते हैं, और जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसकी मदद से आप क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जिसकी मदद से जो आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो स्टेबल रहती है। जैसे कि आप इस डब्बों को भी देख सकते हैं, देखिए क्या बता रहे हैं, देखिए प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। ये क्या है, फाइनेंशियल एजुकेशन एक प्रोसेस है जिससे कि आप क्या अचीवमेंट कर पाएंगे, फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब आपकी जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो डेवलप होगी, और जब वो डेवलप हो जाएगी तो आप ऐसे ऐसे डिसीजन ले सकेंगे जिससे कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए। तो आप ये देखिए ये टेबल आप क्या याद कर लीजिए अच्छे से, फाइनेंशियल एजुकेशन पहले नंबर पर, फिर उससे फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी और फिर उससे आप स्टेबल हो जाएंगे। अब हम जानेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट है फाइनेंशियल नॉलेज। देखिए आपके लिए फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, उसके लिए आपको फंडामेंटल फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स को समझना होगा। इसकी मदद से आप अपने आप को प्रैक्टिकल फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स पहुंचा पाएंगे। देखिए किसी भी व्यक्ति की फाइनेंशियल लिटरेसी को कैसे एग्जामिन करेंगे, हम एग्जामिन करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन्फ्लेशन, डाइवर्सिफिकेशन, डिवीजन,
रिस्क रिटर्न एंड इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स। अब सेकंड है आपका कंपोनेंट फाइनेंशियल बिहेवियर। और ये फाइनेंशियल बिहेवियर एक तरह की स्टडी होती है जिसमें हम पीपल को स्टडी करते हैं कि वो किस तरीके से अपने जो मनी है उसको मैनेज करता है डे टू डे, कैसे वो अपने फाइनेंशियल प्लान्स को बनाता है, कैसे वो पैसों को स्पेंड करता है, कैसे वो सेव करता है ना, कैसे इन्वेस्ट करता है। तो ये सब क्या बताता है, उसके फाइनेंशियल बिहेवियर को बताता है कि वो पैसों को लेके कैसे बिहेव कर रहा है, मतलब उनको ज़्यादा खर्च तो नहीं कर रहा, कैसे सेव कर रहा है, कहाँ पे स्पेंड कर रहा है। तो ये सब चीज़ें किस में आ जाती है, फाइनेंशियल बिहेवियर के अंदर। तीसरा कंपोनेंट है एटीट्यूड। अब इसमें क्या हम लोगों का एटीट्यूड देखते हैं कि वो कैसे पैसों को सेव करते हैं, कैसे वो शॉर्ट टर्म में उनको पैसों को इन्वेस्ट करते हैं ना, कैसे वो अपने आप को स्टेबल रखते हैं मनी के मामले में, मतलब वो अब देखिए कैसे वो रिस्क लेते हैं ना, रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं, कहाँ पे रिस्क उनको ज़्यादा लेना चाहिए। तो ये उनका एटीट्यूड डिसाइड करता है। अगर उनका एटीट्यूड है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेने की, है ना। और इससे क्या रखते हैं वो फ्यूचर में क्या अपने आप को वेलबींग रख सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो ये सब किसके अंदर आ जाता है, फाइनेंशियल एटीट्यूड के अंदर। अब हमारा अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। देखिए मैंने आपको अब तक जितना भी पढ़ाया है उससे आप ये समझ गए होंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। तो देखिए पहले इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी इनकम कितनी है और आपका कितना एक्सपेंशन है, आपको पता चल जाएगा कि आप कितना कमा रहे हैं और कितना स्पेंड कर रहे हैं। तो ये आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करता है आपके बजट बनाने में। तो आप एक बजट बना सकते हैं कि हाँ मैं इतना कमाता हूँ, मुझे इतना स्पेंड करना चाहिए और इतना बजट में ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो आपको ये बजट बनाने में हेल्प करता है और इससे क्या है आप फ्यूचर में क्या अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, पे ऑफ डेट एंड स्टे आउट ऑफ डेप्थ। देखिए इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि आप अपने अगर कोई कर्ज लेते हैं तो उसको आसानी से चुका पाएंगे। और हमेशा अगर आप इसको मतलब पढ़ते हैं लिटरेसी को तो आप क्या हमेशा कर्ज से दूर रहेंगे। आपको पता होगा कि कैसे पैसों को यूज़ करना है, तो आप पे कभी कर्जा नहीं होगा, आपको कभी लोन नहीं लेना पड़ेगा। और इससे आप क्या आपको नॉलेज हो जाएगी कि आपके लिए कौन सा लोन बढ़िया है, कौन सा लोन आपके लिए खराब है। और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लोन में क्या है लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट है, और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लॉन्ग टर्म सेविंग में मेरे लिए कौन सा बढ़िया रहेगा। और इससे आप क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, आपको पता है जो आपका पैसा है वो बैंक देता है अपनी तरफ से। तो आपको क्या है मंथ के एंड में जो क्रेडिट कार्ड आपने यूज़ करा है वो पैसे आपको चुकाने होते हैं। और अगर आप नहीं चुकाते तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो अगर आप इसको टाइम पे आप अपना पैसे क्या है बैंक को देते रहेंगे तो आप इंटरेस्ट से भी बच सकते हैं। अब देखिए तीसरा इंपॉर्टेंस ये है अवॉइड गोइंग इनटू डेब्ट एंड डिक्लेयरिंग बैंकरप्सी। देखिए अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे पैसे सेव करने हैं। इससे भविष्य में क्या है आपको कर्ज के तले नहीं दबना पड़ेगा, या फिर आप बैंकरप्सी का सामना भी आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि कैसे आपको पैसे बचाने हैं, कैसे आपको स्पेंड करना है मनी को, है ना। आप स्मार्टली पैसों का यूज़ करना सीख जाएंगे। देखिए चौथा पॉइंट, स्ट्रीव फॉर अ सेव रिटायरमेंट। देखिए इसका मतलब ये है कि अगर फाइनेंशियल लिटरेट है तो आपको पता होगा कि आपको पैसे बचाने हैं जो आपके रिटायरमेंट के वक्त काम आएंगे। अब मान लीजिए आपने बिल्कुल पैसे बचाए नहीं अपने जीवन में, और आप रिटायर हो गए, मतलब 60-70 साल के आप हो गए, आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आप समझ सकते हैं आपके बुढ़ापे में आपकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या आपको पैसे बचाने पड़ेंगे, जिससे कि आप रिटायरमेंट के वक्त आपके पास अच्छे खासे पैसे हों, जिससे कि आप बची कुछ ज़िंदगी भी अच्छे से किसी के बिना कर्ज दबे बिता पाएँ। फिफ्थ पॉइंट ये है लर्न द वैल्यू ऑफ सेविंग। अब इससे क्या है आपको वैल्यू पता चलेगी कि पैसों को सेव करना हमारे लिए कितना ज़्यादा जरूरी है, उसकी वैल्यू पता चलेगी। देखिए अगर आप पैसों को सेव करते हैं तो आपको भविष्य में कोई भी इमरजेंसी कंडीशन में ये क्या हेल्प करेगा बहुत ही ज़्यादा। देखिए आप पैसों को सेव कैसे कर सकते हैं, कुछ योजनाएं हैं जिसको आप ले सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं, जैसे कि रिक्वायरिंग डिपॉजिट। आप इसमें अपना पैसों को डिपॉजिट कर सकते हैं, इस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। अब देखिए एक और है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये भी क्या एक तरीके का प्लान है जिसमें आप पैसों को सेव कर सकते हैं और भविष्य में क्या है कोई भी अगर इमरजेंसी कंडीशन आती है तो आप इनको निकाल भी सकते हैं, और ये आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी देते रहते हैं अपनी सेविंग पे। देखिए जो आखिरी पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप अगर फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन है तो आप क्या कम से कम फ्रॉड में फंसेंगे। आपको पता है ना, जैसे कि कॉल करके पूछते हैं OTP बताइए, कार्ड नंबर बताइए। तो आप क्या ऐसे कोई भी फाइनेंशियल अगर फ्रॉड होता है तो आप उससे आसानी से बच सकते हैं, क्योंकि आप क्या फाइनेंशियली लिटरेट होंगे। देखिए कुछ बेनिफिट्स को देख लेते हैं जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे पढ़ने के बाद। पहला क्या है, गिव्स मोर सेल्फ इंश्योरेंस व्हाइल मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। कि आप जब भी कोई अगर फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो आप आपको खुद पे क्या भरोसा होगा। ये पढ़ने के बाद अगर आपको अपने आप पे भरोसा हो रहा है तो आप भविष्य में क्या अच्छे डिसीजन ले पाएंगे फाइनेंशियल मैटर को लेकर। दूसरा बेनिफिट ये है, गिव्स द एबिलिटी टू बार्गेन। आपको बार्गेन करने की एबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। आपको बार्गेन करना पड़ जाएगा कि हाँ इतने में हो सकता है, इतने में हो सकता है। तो आपके पास क्या ये भी एक बेनिफिट्स आपको मिलता है कि जी आपको लोन लेना है, अगर उस पर कम इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप उससे बार्गेन कर सकते हैं। नहीं भाई आप इतना क्यों दे रहे हैं, आपको और देना चाहिए, है ना। मान लीजिए 2% दे रहा है, आप बोलो नहीं भाई 3 मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए, इतना कम कैसे दे रहे हो। तो आपको एबिलिटी मिल जाती है बार्गेन करने की। तीसरा बेनिफिट ये है, मेक्स इट ईजियर टू डिफेंड योर सेल्फ।
ये तीसरा बेनिफिट ये है कि आप क्या है, आप अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले में। आप देखते होंगे अगर आप कभी भी इंटरनेट वगैरह कुछ भी चलाते हैं तो आपके पास एकदम से कुछ भी आ जाती है वेबसाइट खुलकर, फिर आपसे पैसे मांगने लगती है कि अगर आप ये नहीं दोगे तो हम पुलिस में कंप्लेन कर देंगे, ये कर देंगे। मेरे साथ भी ये हो चुका है, एक बार आ गया था मेरे पास भी, लेकिन मैं क्या था, मुझे पता था इसके बारे में, तो मैं क्या फाइनेंशियल फ्रॉड में नहीं फंसा। तो इससे क्या आप अपने आप का डिफेंस कर सकते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे फ्रॉड है और कहाँ पे क्या रियलिटी है। थर्ड बेनिफिट ये है, इंक्रीजेस आवर लाइक्लीहुड ऑफ रिसर्चिंग आवर ऑब्जेक्टिव्स। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो भी अपना गोल बनाया है उसको कैसे अचीव करना है, उसमें क्या आपको ये हेल्प करेगा। आपको पता चल जाएगा कैसे आपको पैसों को क्या सेव करना है और कैसे आप उस गोल तक अचीव कर सकते हैं। ये आपकी फाइनेंशियल एस्पिरेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। और फिफ्थ बेनिफिट ये है, ऑफर्स अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑल अराउंड। जैसे कि आप अगर फाइनेंस को समझते हैं तो ये आपकी हेल्प करता है आपका स्ट्रेस कम करने में। पैसों को लेकर आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा कि मुझे यहाँ लगाना है पैसा, वहाँ लगाना है, कैसे पैसे कमाना है। तो ये क्या आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको क्या स्टेबल बनाए रखता है, अच्छा बनाए रखता है, आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने देता। तो देखिए बोल भी रहा है, इट इज़ अ फैक्ट एज वेल एज फिलोसफी। देखिए बोल भी रहा है कि अगर आपने देखा होगा जो भी फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन है उसको क्या है, पैसे कमाने में ज़्यादा दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ता। उसको पता है कि पैसे कैसे कमाने हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियली लिटरेट है, तो उसको ज़्यादा वो स्ट्रेस में नहीं रहना पड़ता। जैसे कि आप मिडिल क्लास फैमिली को देखते हैं, वो कितना स्ट्रेस में रहती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि पैसों को कैसे कमाना है, कैसे यूज़ करना है ना। उनको ज़्यादा पैसों के मामले में इतनी नॉलेज नहीं होती, इसलिए जो मिडिल क्लास फैमिली वो हमेशा स्ट्रेस में रहती है। और सोचिए जो लोग अपने पास क्या फाइनेंशियल एडवाइजर रखते हैं उनको क्या पहले से पैसों की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। जैसे कि आप देखते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो क्या है, जो सीए वगैरह, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो उनके जो भी पैसे वगैरह उनको संभालते हैं, वो क्या उनको हायर करते हैं ना, सीए वगैरह को, उनके पर्सनल सीए होते हैं। तो आप सोचिए जो पर्सनल सीए वो कर रहा है, हायर कर रहा है, तो उसके पास कितनी नॉलेज होगी पैसों के मामले में। अब देखिए हम पढ़ेंगे रेशनल्स फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी को लेके क्या क्या तर्क दिए जाते हैं। तो पहला तर्क ये है, फाइनेंशियल कंडीशंस आर अफेक्टेड बाय डेली एक्शंस। इसका मतलब ये है जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है वो दिन ब दिन क्या है अफेक्ट होते रहती है हमारे एक्शन से। मतलब जो लोग होते हैं वो हर दिन क्या है चुनाव करते रहते हैं कि आज मेरे लिए ये अच्छा है, आज मेरे लिए वो अच्छा है ना। वो कुछ और चीज़ खरीद लेते हैं जो उनको नहीं खरीदनी होती है। तो ऐसे में क्या है वो अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है हर दिन क्या है मतलब स्टेबल नहीं रहती है, कभी ऊपर हो जाती है, कभी ज़्यादा पैसा आ जाता है उनके पास और कभी पैसे ही नहीं होते उनके पास। तो अनबैलेंस रहती है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, और ये डिपेंड करती है कि हर दिन वो कौन सा एक्शन कर रहे हैं। अब दूसरा है कल्चरल हार्डल्स एंड लिमिटेड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। इसका मतलब जो हमारा कल्चर है, जैसे कि हम हिंदी बोलते हैं तो हमें क्या है जो बैंक, आपको पता ही है जैसे जो भी बैंक से रिलेटेड जितने भी मामले होते हैं, कोई भी टर्म होती हैं वो सब क्या इंग्लिश में होती हैं। और आपको क्या कुछ जो इंग्लिश है सब लोगों को तो पूरी नहीं आती, सब तो अंग्रेज नहीं है, तो सबको क्या लिमिटेड इंग्लिश आती है। तो इस लिमिटेड इंग्लिश की वजह से क्या है लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए जो इंग्लिश है मतलब जो लैंग्वेज है वो भी एक बैरियर का काम करता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको क्या काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है। तो इसलिए कि आपको थोड़ी इंग्लिश पे भी अपनी पकड़ होनी चाहिए। जितने भी बैंक से रिलेटेड, जो फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी टर्म्स है उसको आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है और ये किसके बारे में है। तीसरा है एवरीवन इज नॉट टॉच अबाउट फाइनेंस। देखिए कोई भी आपको क्या फाइनेंस के बारे में नहीं पढ़ाता है। देखिए अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होगी तो आपको क्या आगे सफ़र करना पड़ेगा। अगर आपको फंडामेंटल आइडियाज़ ही नहीं पता होंगे पर्सनल फाइनेंस के तो आपको क्या बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या आपके लिए लिटरेसी जरूरी है, फाइनेंशियल लिटरेसी। अब फोर्थ है कैपेसिटी टू फुलफिल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस एंड रियलाइजिंग फाइनेंशियल गोल्स। अब देखिए हम सभी जानते हैं जो फाइनेंस है वो बैकबोन है ऑल अदर एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़, हम लाइफ में जितनी भी एक्टिविटी करते हैं वो सब किससे जुड़ी हुई हैं, फाइनेंस से जुड़ी हुई हैं। अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग है और क्लैरिटी है फाइनेंशियल एबिलिटी और फाइनेंशियल गोल को लेकर तो ये आपकी हेल्प करती है एक अच्छी लाइफ को, आपकी फैमिली की लाइफ को या आपकी खुद की लाइफ को बेटर बनाने में। अब देखिए जो फिफ्थ है और सिक्स्थ है इसमें रिपीट हो गए हैं, ये हम कर चुके हैं पहले, मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं सेवंथ पर। तो सेवंथ है हमारा कंज्यूमर मस्ट मेक ए डिफिकल्ट फाइनेंशियल चॉइस। देखिए जो कंज्यूमर है उसको अपने लिए क्या फाइनेंशियल चॉइस को डिफिकल्ट बनाना चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से फाइनेंशियल लिटरेसी को सीख पाए। जैसे कि वो कौन कौन से काम हो सकते हैं, कंप्लीटिंग लीगल पेपर वर्क, जो पेपर वर्क होते हैं लीगल उसको बनाना चाहिए। नेविगेटिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड सिस्टम्स, फाइनेंस से रिलेटेड सर्विसेज को जानना चाहिए, कैसे सिस्टम काम करता है ये जानना चाहिए। उससे क्या गेटिंग इंश्योरेंस लेना चाहिए जिससे वो सीख सके इंश्योरेंस कैसे लेते हैं। उसको रिटायरमेंट प्लान्स बनाना चाहिए, उसे घर खरीदना चाहिए, घर कैसे खरीदते हैं उसमें भी कितना काम होता है, पेपर वर्क होता है ना। जो कर्ज है उसको कैसे मैनेज करते हैं, है ना। अब वेटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफर्स, कैसे जो एम्प्लॉयमेंट ऑफर है उनको कैसे हम लेते हैं। डीलिंग विथ डाइवोर्स के वक्त कैसे हम डील करते हैं, है ना। और डेथ ऑफ द फैमिली मेंबर, जब फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है उसमें कैसे डेथ ऑफ वो सर्टिफिकेट वगैरह सब बनते हैं, उसमें भी फाइनेंस का होता है मैटर। तो हम कैसे इन मामलों में कैसे डिसीजन ले सकते हैं। तो ये जो डिफिकल्ट डिसीजन है यही हमें क्या फाइनेंशियल लिटरेट होने में हेल्प करते हैं। एट्थ है वर्क परफॉर्मेंस एंड हेल्थ। देखिए जो फाइनेंशियली स्ट्रेस होता है वो हमारे जो काम करने की जो परफॉर्मेंस है और जो हमारी हेल्थ है उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है।
जो फाइनेंशियली एंजाइटी होती है ये हमारे काम करने की जो एबिलिटी है उसको कम कर देती है और हमारे हेल्थ पे बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है। देखिए पुरुषों के मामले में जो महिलाएं होती है वुमेन, उनको ज़्यादा तो स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। और जो भी देखिए कोई भी अगर जो पीपल है वो फाइनेंशियली अगर लिटरेट है तो उसको कम इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ता है। देखिए कोई भी पीपल है जो फाइनेंशियली लिटरेट है उसको कम स्ट्रेस होगा, उसको एंजाइटी भी बहुत कम होगी। और 9th है हमारा स्कोप ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। अब देखिए आपको कुछ फंडामेंटल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को समझना होगा जिसकी मदद से आप अपनी नॉलेज को, स्किल को डेवलप कर पाएंगे, जो आपकी हेल्प करेगा कोई भी डिसीजन लेने में, कोई भी प्लान बनाने में। देखिए जो फंडामेंटल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है ये कौन कौन से हैं। देखिए उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा हाउ टू मेक, मतलब आपको पैसे कैसे बनाने हैं, उनको कैसे यूज करना है, उनको कैसे इन्वेस्ट करना है और उनको कैसे सेव करना है, मनी को कैसे सेव कर सकते हैं आप। देखिए आप कुछ फाइनेंशियल टूल और रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे जो कैपेबल है आपके मनी को मैनेज करने में। अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ते हैं और जानते हैं तो ये आपको भविष्य में चल के बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस देंगे। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। अब देखिए फाइनेंशियल आइडियाज़ और प्रिंसिपल को समझना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना, कंपाउंड इंटरेस्ट, डेप्थ मैनेजमेंट, इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज एंड मनी टाइम वैल्यू, ये सब क्या है, नेसेसरी है फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए। देखिए कोई व्यक्ति जो पुअर फाइनेंशियल डिसीजन लेता है उसको क्या होगा, जो डिसीजन वो लेगा वो उसको हार्म करेगा फाइनेंशियली। देखिए आप जानेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ बजट। अब बजट कैसे बनाया जाता है। कीप ट्रैक ऑफ कॉस्ट, मतलब प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट है उस पर आपको नजर रखना है। लर्न डेप्थ रिडक्शन टैक्टिक्स, मतलब आपको कैसे आपका जो कर्जा है उसको कैसे आप कम कर सकते हैं, उसकी रणनीति को समझना है। एंड प्रॉपरली प्लान फॉर रिटायरमेंट, अब आपके रिटायरमेंट के बाद आपको प्लानिंग करनी है कि आपको जो पैसे आपने सेव करने हैं उसको कैसे यूज करना है। ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी को एनहेंस करेंगे। देखिए फाइनेंशियल एडवाइजर काउंसलिंग, ये जो काउंसलिंग होती है ये भी एक तरह का एग्जांपल है आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी को एनहेंस करने का। अंडरस्टैंडिंग हाउ मनी फंक्शन, मनी जो पैसा है वो कैसे काम करता है। सेटिंग एंड अकम्प्लिशमेंट फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, मतलब आपने जो भी ऑब्जेक्टिव बनाया है उसको कैसे आप अचीव करेंगे, ये भी इसी के अंदर आता है। एंड डीलिंग विद बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल, ये जो भी फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल आएंगे उनसे आपको डील करना, ये सब किसका पार्ट है, फाइनेंशियल एजुकेशन का पार्ट है। अब देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी एक तरह की एबिलिटी है जिससे आप मनी को और डेप्थ को, यानी पैसे को और कर्ज को आप इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। देखिए इट इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ फाइनेंशियल स्किल एंड कंपोनेंट। अभी कुछ स्किल और कंपोनेंट के बारे में आप जानेंगे, जैसे कि पहला क्या है, बजटिंग। अब आप इसमें जानेंगे कि बजट कैसे बनाते हैं। बजट बनाने से पहले आप इसके बारे में थोड़ा जानिए। इट इज द मोस्ट क्रूशियल एबिलिटी फॉर समवन टू पोजेस बिकॉज इट एड्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ये सबसे क्रूशियल एबिलिटी है किसी के भी लिए, इसी की मदद से कोई भी पर्सन अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और मैनेजमेंट कर पाएगा। देखिए ये आपके स्पेंडिंग पैटर्न पे नजर रखने में हेल्प करेगा, ये जो भी आप अपने फंड का यूज करते हैं उसको मैक्सिमाइज करेगा और ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में हेल्प करेगा जो कि वर्केबल होगी। देखिए आप अपने बजटिंग का यूज करके आप पता लगा सकते हैं कि आपका एक्सपेंशन कहाँ हो रहा है और आप ऐसे फाइनेंशियल गुड डिसीजन ले सकते हैं जो आपके एक्सपेंशन को काफी ज्यादा कम कर देंगे। और अगर आप बजटिंग करते हैं तो आपकी सेविंग इंक्रीज हो जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे पैसा यूज करना है, कहाँ पे नहीं करना है। तो जहाँ पे आपको जरूरत नहीं है अगर आप वहाँ पे पैसे यूज ना करें तो आपका पैसा क्या सेव होगा, जिससे आपकी जो सेविंग है वो भी इंक्रीज होगी। देखिए बजटिंग का यूज करके आप फाइनेंशियली स्टेबल रह सकते हैं और आपको प्रॉस्पेरिटीज मिलेगी, मतलब बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। देखिए आपको कैसे बजटिंग करनी चाहिए उसका एक एग्जांपल आपको दे रखा है। अब देखिए बोल रहा है कि कोई भी एक पर्सन है, एक मतलब एम्प्लॉई है, उसको कितनी उसकी सैलरी है, 1 लाख रुपए सैलरी है, तो वो 1 लाख रुपए का कैसे वो बजट बनाए कि उसकी सेविंग भी हो जाए और जो उसकी जो जरूरत का सामान है वो भी वो खरीद सके। देखिए यहाँ पे लिखा है एक्सपेंशन और यहाँ पे लिखा है मंथली एक्सपेंशन। अब देखिए किस किस में उसने वो दिया है पैसे। देखिए रेंट में कितने दिए उसने, 30,000 रुपए दिए हैं। अब देखिए कितना लोन, रिप्लेसमेंट ऑफ कार लोन, उसने कार लोन ले रखा है, उसने कार लोन दिया है 10,000 रुपए। अब उसने बच्चों की एजुकेशन पे कितने खर्च करे, 15,000 रुपए। और देखिए अब जो ग्रोसरी का सामान आता है उसमें उसने कितने खर्च करे, 15,000 रुपए। और उस देखिए उसका जो अब जो बाकी जो चीजें होती है जरूरत की, उसमें उसने कितना खर्च करा है, 10,000 रुपए। उसने फ्यूचर के लिए कितने सेव करें, 20,000 रुपए। तो आप देख सकते हैं ये एक तरीके का एग्जाम्पल दे रखा है आपको कि कैसे बजटिंग आपको करनी चाहिए, कैसे आपको पैसे बचाने चाहिए। और आप देख सकते हैं इसने अब फ्यूचर के लिए कितने पैसे सेव करें, 20,000 रुपए। मतलब अपनी सैलरी का इसने 20% सेव करा है फ्यूचर के लिए। तो आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आप जितने भी पैसे कमाते हैं उसका कम से कम 20% या 20-25% या 30% करीब आपको सेव करना चाहिए फ्यूचर के लिए। अब आपका दूसरा टॉपिक है डेप्थ यानी कर्जा। तो अब देखिए ये बोल रहा है इट जस्ट अमाउंट्स टू बोरोइंग एंड स्पेंडिंग समवन एल्स मनी। मतलब ये एक तरीके का ऐसा पैसा होता है जिससे आप दूसरे बंदे से बोरो करते हैं और अपने यूज के लिए खर्च करते हैं। अब देखिए आप जो ये पैसा होता है किस किस से बोरो कर सकते हैं, या तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो आप पैसे नहीं दे रहे होते, आपके बैंक से पैसे नहीं कटते, बल्कि बैंक आपको अपनी तरफ से पैसा देता है और ये वाले पैसे आपको बैंक को 1 महीने बाद देने होते हैं।
अब देखिए ये बोल रहा है कि जो डेब्ट यानी जो कर्ज होता है ये जरूरी नहीं है कि ये बुरा हो, ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी होता है। अब देखिए फायदेमंद उसी के लिए होगा जो उसकी नॉलेज रखता है। जिसको नॉलेज ही नहीं होगी कि लोन कैसे लेना है, उसको चुकाना कैसे है, तो उसके लिए क्या बहुत ही ज्यादा बुरा साबित हो सकता है लोन। अब देखिए कई ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जो नेसेसरी है, बेसिक नेसेसरी को भी पूरा नहीं कर पाते, तो उनको जबरन क्या है लोन या फिर कर्जा लेना पड़ता है। देखिए कर्जा किस किस के लिए लिया जा सकता है। देखिए अब एजुकेशन के लिए आपको पता है ना, शिक्षा के लिए लोन लिया जा सकता है, एजुकेशन लोन, होम लोन लिया जाता है, या ऑटोमोबाइल जैसे कार लोन हो गया है ना, बाइक लोन हो गया, तो ये सब क्या ऑटोमोबाइल लोन भी लिए जा सकते हैं। तो ये कुछ टाइप के लोन है। देखिए जो कर्ज है ये किसके लिए गुड है और किसके लिए बैड है। अब देखिए गुड किसके लिए, जो डेली बेसिस पे पैसे कमा रहा है, जैसे कोई सैलरी कमा रहा है महीने की 1 लाख रुपए, और अब उसको क्या 20,000 रुपए कर्जा देना है, तो वो महीने महीने करके क्या अपना सारा कर्जा उतार देगा। लेकिन बुरा किसके लिए, जो डेली बेसिस पे नहीं कमा रहा है ना, कोई आज 100 रुपए कमा रहा है, 5 दिन बाद 3 रुपए कमा रहा है, ऐसे थोड़ी ना वो कर्जा ले सकता है, वो चुका ही नहीं पाएगा। और ये कर्जा क्या है उसके ऊपर क्या बोझ बन जाएगा, और आगे चलते समय के साथ कर्जा बहुत ही बढ़ता हुआ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो लोन है यानी जो कर्जा है वो किसके लिए गुड है, जो डेली बेसिस पे कमाता है। अब देखिए जो डेली बेसिस पे कमाता है वो एजुकेशन के लिए, घर के लिए या ऑटोमोबाइल के लिए लोन ले सकता है। अब देखिए जो क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं कोई भी अननेसेसरी चीज खरीदने के लिए, मतलब जिसके लिए वो उनके लिए जरूरी इतनी ज्यादा है भी नहीं, लेकिन फिर भी वो क्रेडिट कार्ड का यूज करते रहते हैं, कोई भी लग्जरी आइटम खरीद लेते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पुअर क्रेडिट। इस टर्म को क्या कहते हैं, पुअर क्रेडिट। तो देखिए एज अ रिजल्ट वन शुड ऑलवेज मेक एन एफर्ट टू अवॉइड कलेक्टिंग बैक डेट्स। मतलब जो व्यक्ति होता है उसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए कोई भी बुरे कर्ज को लेने से। तो देखिए आपको फाइनेंशियल लिटरेसी इसी डेप्थ को मैनेज करना सिखाती है। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डेप्थ हमारे लिए सही है, कौन सा कर्ज हमारे लिए सही है, कौन सा कर्ज हमारे लिए बुरा है, और आपको सिखाएगी कि आपको बुरे कर्ज से कैसे दूर रहना है, और ये आपकी हेल्प करती है फाइनेंशियल ट्रैप में फंसने से। अब आप इस इमेज को देखिए, अब इसमें क्या बोल रहा है, वाई बोरो विद इन अ लिमिट। मतलब आपको जब भी कर्जा लेना है तो आपको एक लिमिट में क्यों लेना है। तो देखिए जब भी आप मनी को बोरो करते हैं तो आपको क्या है, समय के साथ साथ उस पर इंटरेस्ट भी देना होता है। देखिए अगर आप अपनी हैसियत से ज्यादा कर्ज ले लेंगे तो आपके क्या है, आप इस ट्रैप में फंस सकते हैं, आप डेथ ट्रैप में फंस सकते हैं, और इससे निकलना क्या है, बाहर बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखिए अगर आप अपनी क्षमता से ज्यादा पैसे बोरो कर लेंगे तो आपको उसको चुकाना भी आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए अगर आप कोई भी आप पैसे को बोरो करते हैं तो आपको एक लिमिट में करना चाहिए। लिमिट में अगर आप लेंगे तो आप क्या होगा, उससे आप पैसे चुका पाएंगे टाइम पर, और अगर आप टाइम पे चुका पाएंगे तो आपको गुड क्रेडिट स्कोर मिलेगा, जिससे कि आपको बैंक को क्या लोन लेने में आपको आसानी होगी। अब देखिए जब भी आप पैसों को बोरो करते हैं तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना होता है। तो आप जितना कम लेंगे पैसा उस पर आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन आप जितना ज्यादा पैसा लेंगे उस पर आपको उतना ज्यादा ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्या लिमिट में लेना जरूरी है। अगर आप लिमिट में नहीं रहेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। अब हमारा तीसरा टॉपिक है सेविंग। देखिए फाइनेंशियली वेलबिंग और फ्यूचर सिक्योरिटी, ये किसका रिजल्ट है, सेविंग का। अगर आप सेविंग करेंगे तो आप फाइनेंशियली सिक्योर रहेंगे और आप फाइनेंशियली स्टेबल भी रहेंगे। अगर हम अभी से प्लानिंग करेंगे फाइनेंस से लेकर तो हमारी जो वेल्थ है वो ओवर अ टाइम बढ़ती रहेगी। अब देखिए जो भी है आप अपने अगर एक्सपेंडिचर पे अगर आप ट्रैक करेंगे, मतलब अपने एक्सपेंडिचर पे नजर रखेंगे तो आपको पैसे बचाने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर देखिए आप एक हेल्दी और एक स्ट्रॉन्ग सेविंग करते हैं तो इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। जो आपका देखिए सेविंग तो एक तो बढ़ेगी, आपकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी, आपको सिक्योरिटी तो मिलेगी, और क्या होगा, डेवलपिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन, आपका जो एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन है वो डेवलप होगा। और आप देखिए रीचिंग फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, आपका जो भी गोल है भविष्य में आप जो भी पाना चाहते हैं उसको पाने में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। और देखिए सेटिंग अप एंड इमरजेंसी फंड, मतलब आपके पास अगर आप सेव करेंगे तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड के रूप में पैसा रहेगा। आपको कभी भी कोई इमरजेंसी पड़ेगी तो आप उस पैसों का यूज कर सकते हैं। अब आप इमेज में देखिए बोल रहा है वाई सेव, हमें पैसों को क्यों बचाना चाहिए। सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल हेल्प यू टू मीट योर गोल्स एंड प्रोवाइड फॉर योर ओन फ्यूचर। मतलब पैसे बचाना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये आपकी हेल्प करेगी आपके कोई भी गोल को अचीव करने में, और आपको एक अच्छी लाइफ देने में, एक अच्छा फ्यूचर देने में आपकी हेल्प करेगी। अब हमारा फोर्थ टॉपिक है इन्वेस्टिंग। अब आपको पैसों को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखिए इन्वेस्टिंग होता क्या है। इन्वेस्टिंग मतलब अगर आप अपने बैंक अकाउंट में ऐसे पैसे पड़े रहने देंगे तो उससे आपको कोई फायदा तो होने वाला है नहीं। तो इसका मतलब इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि आप अपने पैसे को कुछ ऐसी जगह पे लगाएं जिससे आपको क्या प्रॉफिट हो सकता है। अब देखिए प्रॉफिट आपको कैसे हो सकता है, जैसे कि आप देखिए आपने स्टॉक मार्केट का नाम सुना होगा। वहां से क्या करते हैं लोग, स्टॉक उठाते हैं, मतलब अपना पैसा ही तो देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं, कंपनी अगर प्रॉफिट में जाती है तो उनका स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है, उनको प्रॉफिट होता है ना। तो ऐसी करके क्या है, इसी को बोलते हैं इन्वेस्टिंग। मतलब अपने पैसों को ऐसी जगह लगाना जहां से हमें प्रॉफिट मिले, उसे बोलते हैं इन्वेस्टिंग। तो देखिए इन्वेस्टिंग से जो आपके पैसे हैं वो उल्टा इंक्रीज ही होते हैं, कम नहीं होते हैं। और आप देखिए बोल रहा है कि वेल्थ फॉर फ्यूचर सिक्योरिटी एंड हैप्पीनेस, मतलब ये आपकी वेल्थ को तो बढ़ाएगा, साथ में आपकी फ्यूचर की सिक्योरिटी करेगा और आपकी खुशी को भी बढ़ाएगा। अब देखिए कुछ पॉपुलर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिनमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, जैसे कि डेब्ट्स, स्टॉक्स, होम्स, म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम एंड गोल्ड।
तो ये कुछ ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए जो डेप्थ है यानी कर्जा, यानी आप इसमें कर्जा ले नहीं रहे, आप कर्जा दे रहे हैं। आप कर्जा किसी को देंगे तो वो आपको बदले में क्या देगा, तो वो पैसे तो देगा ही, साथ में इंटरेस्ट भी देगा। अब देखिए स्टॉक, जैसे मैंने अभी आपको स्टॉक के बारे में बताया, आप किसी कंपनी के स्टॉक खरीदते हैं, अगर कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो आपके स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी और आपको भी क्या प्रॉफिट मिलेगा। देखिए जैसे कि होम हो गया, आप कोई घर खरीद सकते हैं और उसको क्या किराए पे दे सकते हैं, या फिर उस घर को कम में खरीद के ज्यादा में बेच सकते हैं, ये भी एक तरीके का प्रॉफिट है। अब देखिए म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, टीवी पे भी इतनी एड्स आती हैं। इसमें क्या कुछ म्यूचुअल फंड्स है, इसमें भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और आगे टाइम के साथ जाके आपको पैसे क्या आपके पैसे भी इंक्रीज हो जाते हैं। अब आपने इनके बारे में कुछ सुना होगा, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये कुछ स्कीम्स होती है जिसमें भी आप पैसा डालते रहते हैं, आपको आगे चल के कुछ सालों बाद क्या प्रॉफिट मिलता है। और गोल्ड तो आपको पता ही है, सोने का भाव क्या है, कभी कम तो होता नहीं है, हमेशा गोल्ड की वैल्यू बढ़ती रहती है। तो आप क्या है ज्यादा से ज्यादा गोल्ड खरीद सकते हैं और आगे जब उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाए तो गोल्ड को बेच भी सकते हैं। अब आप इस टेबल को देखिए, सोर्सेज ऑफ गाइडेंस ऑन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी एजुकेशन एंड नॉलेज। अब जानेंगे कि ऐसे कौन कौन सी नॉलेज और स्किल्स है जो हमें डेवलप करने के लिए जरूरी है फाइनेंशियल लिटरेसी में। तो देखिए आपको नेशनल स्टैंडर्ड फॉर अडल्ट फाइनेंशियल एजुकेशन में आपको क्या क्या सीखना चाहिए। मनी मैनेजमेंट, मनी को कैसे मैनेज करना चाहिए, आपको क्रेडिट के बारे में पता होना चाहिए, डेप्थ मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग एंड रिटायरमेंट प्लानिंग, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए माई मनी 5 प्रिंसिपल फॉर ऑल अमेरिकन्स, ये एक तरीके का मतलब ये आपको गाइडेंस दे रखी है, सोर्सेज है, मतलब ये सोर्सेज है, यहाँ से आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिलेगा कि आपको कैसे पैसे कमाने हैं, अर्न, उनको कैसे सेव करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, और ये मनी जो आप सेव करेंगे आपको कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है, आपको उनको कैसे कैसे स्पेंड करना है, और आप कैसे कैसे मनी को बोरो कर सकते हैं। तो ये सब कुछ सोर्सेज है जो आपको ये स्किल और नॉलेज को डेवलप करने में हेल्प करेंगे। देखिए तीसरा सोर्स क्या है, नेशनल स्टैंडर्ड इन K-12 पर्सनल फाइनेंस एजुकेशन। इसमें क्या है, स्पेंडिंग एंड सेविंग, इसमें क्रेडिट एंड डेबिट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम एंड इन्वेस्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। तो ये सोर्सेज दे रखे हैं जिससे आप अपनी नॉलेज को और स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। तो आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब दोस्तों इसका आगे का मैं आपको इसके अगले पार्ट में पढ़ाऊंगा। तो जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।